बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद आतिफ भट्टी। इलेक्शन कैंपेन जो कि ख़त्म हो चुकी है, अभी चंद मिनट्स के बाद यानी कुछ ही देर के बाद 12 बज जाएंगे, 8 फरवरी आ जाएगा और वो दिन आ जाएगा कि जब हर शख्स जाकर वोट कास्ट करेगा और ये फैसला होगा कि जी हुकूमत किसके हाथ होगी, किसके सर इक़्तिदार होगा, कौन पाकिस्तान की भागदौड़ संभालेगा। इस बार हमें कुछ नए उम्मीदवार भी देखने में मिले और कुछ पुराने, कुछ ऐसे भी हैं जो पुरानी जमात से थे लेकिन अपनी जमात से नाराज़ लोग भी दिखाई दिए। इन सब पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपसे तारुफ़ करवा दूं, मलिक यासीन साहब जो कि हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, पीपल्स पार्टी की बीट को लेकर चल रहे हैं और इसके अलावा भी बहुत अच्छा, बहुत वसी तजुर्बा रखते हैं अपनी बीट में। मेरे बिल्कुल साथ मौजूद हैं हमज़ा खुर्शीद साहब जो कि जमात इस्लामी को भी देख रहे हैं और इसके अलावा जनरल जितनी भी बीट है उसको भी देखते हैं। जो भी आज सारा दिन सूरत हाल रही है वहाँ पर मलिक साहब भी मौजूद थे, हमज़ा साहब भी मौजूद थे। चूँकि हमज़ा जमात इस्लामी को बहुत ज़्यादा देखते हैं, हमारी बात उन्हीं चीज़ों को लेकर होगी, उसी टॉपिक पर होगी। आगाज़ प्रोग्राम का करूँगा मैं मलिक यासीन साहब से जो कि हमारे सीनियर रिपोर्टर भी हैं और जैसे कि मैंने जिक्र किया और बड़ी अच्छी ग्रिप भी रखते हैं अपनी बीट में। मलिक साहब, कैसी तबीयत है आपकी? फर्स्ट मतलब आगाज़ करते हैं इलेक्शन 2024 बिला आखिर, मतलब कल इंशाल्लाह वो दिन आ जाएगा कि जब हर बंदा वोट कास्ट करने जाएगा। अच्छा, ये मैं बोल रहा हूँ कि वोट कास्ट करने जाएगा, सबसे पहले आगाज़ हम यहाँ से कर देते हैं। पिछले साल की निस्बत 2018 में भी आपने इलेक्शन देखा होगा, 2024 का भी इलेक्शन है, दोनों में क्या फ़र्क देख रहे हैं आप? अच्छा, एक तो ये है कि ठीक 9 घंटे के बाद यानी 8 बजे ये इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा और ये बगैर किसी वक्फे के 5 बजे तक जारी रहेगा। इसमें सबको अपना वोट कास्ट करने के लिए ज़रूर होना चाहिए। ये तो एक हमारी तरफ से एक अपील भी है और ये एक अच्छे शहरी की निशानी भी है। अच्छा, पिछले इलेक्शन में और बाकी ये इलेक्शन बाकी इलेक्शनों से यकसर मुख्तलिफ है। पहले कम अज़ कम मैंने अपनी तारीख में इस तरह के इलेक्शन नहीं देखे कि एक पार्टी को बिल्कुल ही तुसी मतलब वो होता है ना कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड से आउट कर देना या बल्ले उनके इंतखाबी निशान से महरूम कर देना। फिर अब जब इनका जो वोटर है या उनके खुद उनके कारकुन हैं वो भी सहमे हुए हैं और पहले ऐसा नहीं होता था। अब चूँकि ये इलेक्शन ज़रा और तरह के हैं तो वो मैं समझता हूँ कि वोटर जो एक टर्न आउट है वो भी इस पर ही डिपेंड करता है। मैं उससे कहूँगा, मैं अभी ना गहमा गहमी की तरफ आ रहा हूँ। देखिए, मुझे याद है कि जब इलेक्शन हुआ करते थे ना तो कॉर्नर्स मीटिंग्स जो है वो अपनी जगह है, उसके बाद चौक में आपको चाय पीते लोग दिखाई देंगे। मैं देसी से बात करता हूँ ना, थड़ेबाजी वाली समझ लें आप। वो चाय पीते दिखाई देंगे, डिस्कशन करते दिखाई देंगे, बाकी खानियां चल रही हैं, नान कुलचे वगैरह बिरयानी वगैरह सारे मामला चल रहे हैं, गाने चल रहे हैं। वो गहमा गहमी वो सूरत नहीं है, वो सूरत है ही नहीं। एक गैर यकीनी की सूरत थी। कुछ लोगों का ख्याल था अपने इलेक्शन होने या नहीं होने और इवन के उम्मीदवार भी जो है ना वो भी उन्हें भी पता नहीं था कि उन्होंने खर्चा करने से कतराते रहे और इस तरह की। लेकिन वो पहले जो इलेक्शन और तरह के होते थे, बड़ी गहमा गहमी, खास अंदरूनी शहर पर सारी रात ही ऐसे होता था कि जैसे दिन चढ़ा हुआ। लोग खुश नहीं हैं तो इस नहीं खुश, कुछ एक ऐसे लोग, कुछ ऐसे भी वोटर जो उनकी जो ख़ास जमात के साथ जो हुआ तो वो खुश नहीं है। तो लेकिन ये जो इलेक्शन इस तरह के इलेक्शन ना, पुराने इलेक्शनों की जो एक रवायत बरकरार रखना ना रहने देना, उसमें भी ये एक अंसर बिल्कुल गालिब इसमें कि वो एक सियासी जमात है ना, वो बड़ी उसकी एक और तरह के कारकुन थे। वो इस गहमा गहमी में, इसमें शुगल मेले में बहुत यकीन रखते थे। अब नहीं है, वो है लेकिन सहमा हुआ है ना। अब मैं एक मखसूस जमात की बात नहीं, डरा हुआ है। मैं बाकी जमातों की बात कर लेता हूँ, मैं नून की बात कर लेता हूँ, मैं पीपल्स पार्टी की बात कर लेता हूँ, मैं जमात इस्लामी की बात कर लेता हूँ। उन जमातों में बिल्कुल हैं लेकिन वो भी उनको भी इतना परफेक्टली पता नहीं था आखिरी दिन तक कि अब तो खैर इलेक्शन हो रहे हैं। तो इलेक्शन की जो कैंपेन होती है ना बहुत ताख़ीर से शुरू हुई। इसकी बड़ी वजह यही थी कि उन्हें यकीन नहीं था कि पता नहीं इलेक्शन होने हैं नहीं होने, मुलतवी हो जाने या क्या होना है। तो इस वजह से उन्होंने तकरीबन बिलावल भुट्टो जो उसने बहुत पहले शुरू कर दी थी। बिलावल साहब ने सबसे पहले उन्होंने कैंपेन शुरू की, मुख्तलिफ शहरों में गए, समा बन गया। हाँ, और लेकिन बाकी सियासी जमातों ने बहुत ताख़ीर से शुरू की। उसकी वजह ही यही थी कि गैर यकीनी सूरत हाल। पीपल्स पार्टी की निस्बत मुस्लिम लीग नून ने अपना मंशूरा लेट जाहिर किया। हाँ, इसकी वजह क्या समझो, वो इंतजार कर रहे थे कि निशान खत्म हो जाए उसके बाद हम डिसाइड करेंगे जी हमने क्या करते हैं, ऐसा लगता है कुछ? नहीं, एक तो उन्होंने वैसे भी अवाम से राय लेने के लिए उन्होंने टाइम लिया कि अवाम से भी राय लेते रहे वो। और वैसे भी उनको इसको मंशूर बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आई कि मुल्क के मुआशी हालात देखते हुए और सारा,
और चूँकि पीपल्स पार्टी इस पे बड़ा बढ़ के उन्होंने बड़ा ऐसे कैश किया इस चीज़ को कि ये क्यों नहीं ये। मैंने बिलावल साहब की डिबेट सुनी, मैंने उसमें ये बातें हर जगह सुनी, हर जगह पे शेरों में डिबेट हो या बदीन में डिबेट हो, उन्होंने किसी और बंदे को हिट नहीं किया, मैं समझ अपनी बातों पे, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब हमेशा उनकी तनकीद का निशाना है और मंशूर को बड़ा तनकीद करते रहे कि क्यों तखीर कर रहे हैं, इनको पता नहीं चलता। अच्छा, मैं चले पीपल्स पार्टी की तरफ आता हूँ। पीपल्स पार्टी का वही पुराना नारा है, रोटी कपड़ा मकान। हाँ। जबकि मुस्लिम लीग ने नया नारा निकाला कि जी या मुल्क को नवाज दो। अब ये नवाज दो क्या ये नवाज शरीफ साहब हैं या किसी और चीज़ से नवाजना है? इसको क्या आप कैसे करेंगे मलिक साहब? नहीं, इन्होंने एक मजबूरी तौर पर एक अच्छा एक फ़िक्रा निकाला, नवाज शरीफ से मुल्क को नवाज दो, उसका उन्होंने मंशूर का नाम रखा। तो इन्होंने पीपल्स पार्टी नई सोच को चुनो, इन्होंने अपना नाम रखा। दोनों के अलग अलग नाम है, उनका इख्तियार है कि रख सकते हैं। तो मुझे उन्होंने अपने तौर पर जो दोनों ने अपनी जगह, क्योंकि नौजवान बिलावल भुट्टो है, उन्होंने उसे देख रहे मलिक साहब जो नारा होता है ना, हमने हमेशा बचपन में देखा कि उसकी इतनी अहमियत होती है ना कि वो एक पंच लाइन होती है कि वो सुनते हैं तो इंसान जैसे मुतासिर पार्टी होता का है। रोटी कपड़ा मकान था तो वो अभी तक उसको कैश कर रहे हैं। अभी तक तो एक नारा ही कन्फ्यूजन का बाइस बना, मुझे ये लगा। हाँ, सही कह रहे हैं आप। वो बल्कि मैं अगर थोड़ा सा मैं बताना चाहूँ कि जितने भी आप मंशूर सामने रख लें, एक जमात नहीं और जमातों के भी सामने रख लें, कोई एक मंशूर ऐसा नहीं जो मुल्क के मुआशी हालात के मुताबिक हो। जिसने मंशूर दिया ऐसे लगता है कि बड़ा हमारा मुल्क कोई अरब मुल्क तेल निकल आया है, कोई बड़ा कोई खुशहाल मुल्क है, कोई तरक्की याफ्ता मुल्क है। वो तो इस तरह के इनके मंशूर हैं। भी उन्होंने कहाँ से, जब सवाल करते हैं ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनके पास जवाब नहीं होता कि भाई ये कहाँ से पूरा करोगे, इतने घर, इतनी नौकरियाँ, 300 यूनिट मुफ्त कहाँ से देंगे? अगर पीपल्स पार्टी के 300 यूनिट मुफ्त देंगे, पूछे तो कहाँ से? कहते जी हम सोलर से पैदा करेंगे। ये तो वही बात हुई ना कि भाई पहले एक भैंस खरीदो, फिर बछड़ा दे, फिर वो कहाँ से कहाँ तक चले आपने ये नहीं सुना? अब मतलब सोशल मीडिया पे चीज़ पहले वायरल होती है, टेलीविजन पे तो हम लोग बाद में लेकर आते हैं। उसमें आपने ये डिबेट सुनी होगी जब बिलावल साहब से सवाल किया गया कि जी 300 यूनिट आप कैसे? तो उन्होंने कहा जी अब हम ख्वाब भी ना देखें, मतलब फिर वही लॉलीपॉप आ रहा है, लॉलीपॉप फिर वही लॉलीपॉप। कोई पार्टी मंशूर पे 100% आज तक अमल दरामद कर ही नहीं सकी, और बनाने से पहले उन्हें पता होता है इस पर अमल दरामद नहीं होता, बस लोगों को बेवकूफ़ बनाना है। बस अब देखिए, जब हम कोई बात करते हैं ना कि भी हम यकीन कर रहे हैं, तो गलती फिर हम सियासतदान की देखते हैं या हम लोग अपनी देखते हैं कि हम खुद उनकी उस गिरफ्त में आ रहे हैं, उन बातों में आ रहे हैं। वही गल हो गई ना कि पीर बाबा दे कोल चले गए तो बाद चो बाबा जी खराब नहीं कहनी जी अवाम खराब है। तो यही है ना फिर। तो बस जैसे अवाम वैसे हुक्मरान। अब जब वो आज से नहीं, मैं तो बचपन से देख रहा हूँ, हर मंशूर जो आया है लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, और मज़े की बात यह है कि लोग बेवकूफ़ बन भी जाते हैं, लोग जानबूझ के बेवकूफ़ बनते हैं। मैं हमजा की तरफ आता हूँ, हमजा फिर मैं मलिक साहब वापस आता हूँ। मैं तो चाहूँगा आपस में हम लोगों की डिस्कशन होती रहे। सीनियर साहब मौजूद, सीनियर हैं, हमारे भाई हैं, बिल्कुल यंग हैं, बड़े अच्छे रिपोर्टर भी हैं। हमजा, मंशूर पर आते हैं, जमात इस्लामी का मंशूर वही पुरानी बातें। देखिए मैं मलिक साहब से बिल्कुल एग्री करता हूँ, मेरे सीनियर हैं। देख, एक मंशूर जो होता है ना, वो या तो आप किसी इकोनॉमिकल बंदे से बनवाएं, या फिर आप कोई जो बंदा सोचने वाला हो, थिंक टैंक हो, उससे बनवाएं। ये वही मंशूर है जो आवाम को बेचा जाना है, और इलेक्शन के बाद वही सारा कुछ होना है, ख़जाने खाली हैं, हम लोग लोन लेने जा रहे हैं। तो ये मंशूर तब पूरे होते हैं जब आप कोई टेक्निकल बंदा बिठाते हैं, आप कोई इकोनॉमिकल बंदा बिठाते हैं। जब उसी बंदे ने बिठाना है जो मंशूर देना है, जो मतलब उसी ने इलेक्शन लड़ना, उसी ने सारा कुछ करना है, तो फिर यही मंशूर आने हैं ना। वही चीज़ इस्तेमाल की जाती है जो इंसान को चुभती है। अगर आप यहाँ पे बात करें तालीम की बात करें, मैं तालीम की तरफ आऊँगा। आपने कल उनकी रैली देखी होगी जो कश्मीर डे के लिए निकली थी, क्योंकि जहाँ तक हमें याद पड़ता है या जहाँ तक हमने पढ़ा है, 1990 की बात है, ये 5 फरवरी जब डिसाइड हुआ, और जमात इस्लामी के थे गालिबन, उनका नाम था काजी अहमद हुसैन साहब, ये उन्होंने आगाज किया था। जबकि उनसे पहले इस दिन का आगाज किया था जुल्फ़िकार भुट्टो साहब ने। 1975 की ये बात है, 28 फरवरी वो दिन था कि जब स्ट्राइक रखी गई कि जी ये स्ट्राइक रखी जा रही है, और इतनी वो स्ट्रॉन्ग स्ट्राइक गई थी, जहाँ तक हमें पढ़ा है या हमने सीनियर जर्नलिस्ट से सुना है, कि लोगों ने अपने जानवरों को भी खाना पीना नहीं किया था। उस बाद एक गैप आया बहुत लंबा, और फिर जमात इस्लामी ने 1990 में डिसाइड किया कि जी हम कश्मीर डे मनाएंगे। पहले तो इधर बताया ना कितना टाइम में आप क्या समझते हैं, क्यों इतना वक्त लगा होगा? सर मैं आतिफ भाई, वही बात है कि वो चीज़ इस्तेमाल की जाती है जो इंसान को चुभती है। पाकिस्तानी है, खून है, जोश है, दुखती राग है। कश्मीर डे जी वो मुजालिम हो गया, अवाम बाहर आती है। आप तालीम की बात करें, कोई बाहर नहीं आएगा। आप बात करें लोगों को नौकरियां देने की, सब बाहर आए। कल की रैली आप समझते हैं कि वो वाकई कश्मीर के साथ यकजहती की थी, या फिर वो एक इलेक्शन कैंपेन थी?
सर देखिए, अब जो माहौल है उसमें अगर उन्होंने कश्मीर के साथ यकजहती करनी भी थी तो फिर सिनेरियो तो यही था ना कि इलेक्शन कैंपेन है। आप उसको जो जिस तरीके से मर्जी, हाँ जमात इस्लामी जब भी अपने जो ये मंशूर चलाती है उसमें जमात इस्लामी का एक पॉइंट ज़रूर है कि उनका मंशूर वही रहा है। जिस तरह इस दफ़ा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नून लीग का हम तब्दील होते देखते हैं, फिर एक जनाब है उन्होंने नई एक ख्वाब दिया पाकिस्तान को, उसका देखते हैं, फिर एक हाँ पीपल्स पार्टी का भी एक उनका रोटी कपड़ा मकान ही रहा है, पुराना कभी बदला नहीं है। लेकिन जमात इस्लामी जिस पहलू पे चलती है उस पहलू पे रही है। ये अच्छा, जमात इस्लामी को बड़ी देर से आप उन्हें देख रहे हैं, आप समझते हैं कि उनका कोई ऐसा उम्मीदवार है? मैं ये बात इसलिए करने लगा हूँ कि जब 2018 का इलेक्शन हुआ था ना, उससे पहले जमात इस्लामी की जो पोजीशन थी वो कुछ और थी, लेकिन 18 के इलेक्शन में वो चौथे नंबर पर आ चुकी थी। बिल्कुल, आपको पता होगा सबसे ऊपर कौन था, सेकंड पे कौन था, थर्ड पे कौन था, और चौथे पे जमात इस्लामी। बिल्कुल। इतना नीचे आने की वजह क्या समझते हैं आप? कोई अंदर वैसे मामला आते हैं कि पॉलिसी अच्छी नहीं बना सके अपने लिए? नहीं, पॉलिसी नहीं आते साहब। आप 2018 के इलेक्शन देखो तो रुझान और था, इस दफ़ा रुझान और है। इस दफ़ा कोई जो मेन पार्टियां हैं उनको तो एक तो बिल्कुल ही निकाल दिया गया, फिर उसके बाद एक नून लीग के बाद जो है वो जमात इस्लामी है, फिर जमातें हैं जो बचती हैं। इस दफ़ा जो है वो जमात की जो जितनी भी मजहबी जमातें हैं वो एक अच्छा जो है वो वोट होल्ड करेंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो नून को वोट नहीं देंगे तो वो इसी तरफ कन्वर्ट होंगे। ऐसे भी तो जो नून को वोट नहीं देना चाहते वो फिर उस मखसूस पार्टी की तरफ जाएंगे, पीपल्स पार्टी की तरफ जाएंगे। क्यों मलिक साहब? नहीं, ये ऐसे पिछले मैं बताता हूँ, पिछले ज़िमनी इलेक्शन हुए तो उसमें असलम गिल लाहौर के सदर पीपल्स पार्टी के, तो वो उन्होंने जब इलेक्शन में 35,000 से ज़्यादा उन्होंने वोट लिया। अच्छा। उसकी वजह ये थी कि उस वक्त PTI का कोई उम्मीदवार ही नहीं था। PTI का ये अभी तक तो आइन इलेक्शन में तो और कुछ हो सकता है, लेकिन ये कि पहले ये तजर्बा रहा कि अगर PTI का उम्मीदवार अगर उनका अपना उम्मीदवार ना हो या अपने PTI के उम्मीदवार को वोट ना दे सके तो वो फिर नून लीग की तरफ कम ही जाते हैं, वो फिर PTI की पीपल्स पार्टी या किसी और जमात की तरफ जाते हैं। 130 गढ़ है। हाँ। मुझे लगता है मुस्लिम लीग नून का, हाँ, कि वहाँ से बेगम कुलसूम नवाज ने भी इलेक्शन लड़ा, मियाँ साहब ने भी इलेक्शन लड़ा, बड़े कामयाब हुए। 130 की मैं बात करूँ, हाँ, आज भी हल्का वही है। वहाँ पर जमात इस्लामी के खलीक भट्ट साहब हैं। हाँ, आप कैसे देखते हैं उन्हें? पहले आप बताएं, मैं मलिक साहब से पूछूंगा फिर। देखिए, जमात का वही बात है कि एक मजहबी जमातों का जो वोट है वो वोट रहता है, इनके वोटर्स, हाँ, वोटर्स बहुत पक्के हैं। क्योंकि जो मतलब मजहबी तरफ चला जाता है वो सियासी मामलात भी उनका वोट इस वजह से पक्का हो जाता है कि उसमें एक वो जैसे कहते हैं ना वो मजहबी टच की एक बड़ी बात हुई थी, वो आ जाता है। तो वो उनका वोट अभी भी है वहाँ पर। अभी भी आप देखेंगे कि जो मखसूस वोट की एक तादाद है वो जमात इस्लामी की आई। जमात इस्लामी आज तक वहाँ से जीती नहीं है 130 की मैं बात करूँ, क्योंकि मेन हल्का मैं इसलिए वहाँ की बात कर रहा हूँ, मियाँ साहब जहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे, तो इसका मतलब कि फिर उनकी कामयाबी फिर तीसरे या चौथे नंबर तक ही रह गई तकरीबन। ऐसे ही है। उनकी कैंपेन आप इस तरह देखते हैं कि जिस तरह बाकी जमातें कर रही हैं वैसे जमात इस्लामी भी कर रही है? देखो, जमात इस्लामी के पास इतना बड़ा बजट नहीं होता जितना दूसरी जमातों के पास होता है। इनका एक बड़ा मुनज़्ज़म तरीका है, जो इनकी मंशूर निकलता है उसके बाद इनकी जो कैंपेन होती है उसका बजट निकलता है, उसके हिसाब से जो है वो सारी कैंपेन चलती है। वो खुले बजट्स नहीं होते और वो कैश सिस्टम नहीं होता। अच्छा, ठीक है। जमात का बड़ा साफ सिस्टम होता है। जो पार्टी फंड होते हैं वो जमात इस्लामी नहीं सर, पार्टी फंड जमात इस्लामी जो है वो जमात इस्लामी एक बड़ी मुनज़्ज़म तरीन जमात। बिल्कुल, ये वाहिद मुल्क की जमात, वाहिद बता रहा हूँ, जो अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन बड़े अच्छे तरीके से बड़े परफेक्टली कराते हैं। बाकी सारी जमातें सिर्फ फिलिंग करती हैं, ऐसे मतलब बराए नाम होते हैं। तो ये तो बड़ी अहम जमात है, इनके तो वहाँ चले जाए तो बनसूरा में चले जाए पता चलता है कि कुछ जमात है बड़ी हर नज़्म नस्क उनका ऐसा अच्छा, बिल्कुल टू द पॉइंट बात करना। और जो उनके लीडर या कारकुन होते हैं वो इतने मच्योर होते हैं, उनसे गुफ्तगू करो तो वो ऐसा निचोड़ निकाल देते हैं। मतलब इस पर मैं दोबारा वापस आऊँगा, मेरे जहन में एक बात आ रही है, 127 को लेकर बात करेंगे, क्योंकि आप 127 हल्के को सबसे ज़्यादा सुबह देख रहे हैं, आपकी ड्यूटी वहीं पर ही है। अता तारड़ साहब दफ्तर पहुँच जाते हैं, अचानक एक पीपल्स पार्टी के मियाँ मिसबा साहब के, वहाँ जाके देखा जाता है कुरान निकल आया, क्योंकि कुरान पर हल्फिया जा रहा था। वहाँ देखा जा रहा कि जी वोट बेचे जा रहे थे, फ़रोख्त किए जा रहे थे। कहीं पहुंच जाना, किसी के दफ्तर में घुस जाना, क्या ये इलेक्शन कमीशन की तो उनके कानून के खिलाफ नहीं है, उनकी पॉलिसी से खिलाफ है? समझते आप? अच्छा, मैं 127 से पहले जाने से पहले ना 130 में भी बता दूं कि इसमें यास्मीन राशा साहबा जो है इस वक्त जेल में है, तो वो इससे पहले वो इस हल्के से 3 बार इलेक्शन हार चुकी हुई हैं। बिल्कुल है। और नवाज शरीफ वहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उनकी पोजीशन काफ़ी बेहतर नवाज शरीफ की, लेकिन वो भी बड़ी पुरउम्मीद है को इस बार यहाँ ये वो है कुछ अपसेट हो सकता है। मुलाकात हुई है आपकी?
किससे? यास्मीन राशिद साहब। नहीं, मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन ये है कि मैं बहुत इन टच हूँ, मुझे उनकी फैमिली से वो हैं, वो अपनी जगह, तो लेकिन जब वो उम्मीद बहुत ज़्यादा है कि वो चूँकि हमदर्दी का वोट उन्होंने बहुत ज़्यादा उनको हासिल कर चुके हुए हैं, बानी पिटिया की वजह तो से अगर वो अपसेट हुआ तो ये बहुत बड़ा अपसेट होगा। अच्छा, अगर हम ये बात करें कि जी उनको मखसूस नशिस्त में से जगह दे दी थी, यास्मीन राशिद साहबा की बात ही हम कर लेते हैं, तो आपको लगता है उन्होंने अपने टेन्योर में इस हद तक कारकर्दगी दिखाई है कि लोग उनको वोट देंगे? यहाँ इस वक्त कारकर्दगी की बात नहीं हो रही, इस वक्त पीटीआई का जो हमदर्दी का वोट है ना, वो इतना ज़्यादा है, अपना वोटर तो उनका है ही है, लेकिन उनके ऊपर जो इस तरह समझ लो कि जो ज्यादती या जुल्म हुआ, तो वो उस सेंस में जाओ ना, तब देखते हैं तो वो फिर एक पार्टी जो आम न्यूट्रल और गैर जन्मदार एक वोटर ना, तो वो हमदर्दी का वोट उनका उधर चला जाता है। यहाँ से एक सवाल मेरे जहन में पैदा हो गया है कि जिस तरह जब सुबह वोटर वोट कास्ट करने जाएगा, उसको मालूम होगा ये ट्रांसपोर्ट है, ये बैनर लगा है, ये पीटीआई का है या ये नून का है, पीपल्स पार्टी का है, उनके तो दिखाई दे जाएंगे, लेकिन पीटीआई का तो दिखाई नहीं देगा। बड़ी मुश्किल होगी, बड़ी मुश्किल। क्या करेंगे वहाँ? उन्हें उम्मीदवार का नाम ढूंढने में और उनके सिंबल ढूंढने में बड़ी दिक्कत है। ये समझ लें कि ये इतना बड़ा डंट पड़ा है, अगर सिर्फ उनके पास बल्ला ही होता तो उन्हें को रोक ही नहीं सकता था। वो पता नहीं क्या क्लीन स्वीप तो ना, तो कम से कम काफ़ी वो, लेकिन अब उनके अब वो नहीं है तो मुश्किल है वोटर को। वोटर कैंप भी मौजूद नहीं होंगे जहाँ जाके इम्कान ये कि कैंप भी ना हुए तो फिर और ज़्यादा, और एक खौफ की फ़ज़ा, एक अभी सवाल बाद में मैं खौफ वाली सवाल बाद में करूँगा। एक मेरी बात में है मेरे पर्चियों वाली बात कि देखिए जब पर्ची बनाई जाती है ना, ये पर्ची भी असर रखती है। पर्ची बहुत असर रखती है। कैसे? अब वो ऐसे, जब मैं जाता हूँ, फर्ज को कोई वोटर जाता है तो देखता है कि मैंने जिसको वोट देना है उस पार्टी का कैंप कहाँ लगा हुआ है। हाँ जी, वो उस अपने कैंप में जाएगा, वो जाके वहाँ से अगर शेर का है या अगर वो तीर का है या क्रेन है या जो भी, वो अपने पार्टी के कैंप ऑफिस में जाएगा, वो इंतखाबी कैंप लगे हुए हैं, वहाँ जाके वो पर्ची कटवाएगा। बिल्कुल, उसके पीछे उसके सिंबल भी लगा हुआ है। तो एक तो हम लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि जिस इंतखाबी कैंप में ज़्यादा रश है, इसका मतलब है कि वो जीत रहा है या उसके वोटर ज़्यादा आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। वो वहाँ से हम लोग अंदर तो जो वोट डल गया तो वो तो मुझे नहीं पता किसने किसको वोट डाला है, हम काफ़ी लोग वो कैंपों से अंदाज़ा लगाते हैं। भाई इसमें मैं एक और चीज़ मलिक साहब के साथ ऐड करता चलूँ कि जिस कैंप पे आप रश देखेंगे ना, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे वोटर्स भी आते हैं जो आते हुए अपना माइंड बनाते हैं कि जिधर रश ज़्यादा होगा हम उस पार्टी को वोट करेंगे। और ये कन्विंसिंग का जो मकसद है वो यही होता है कि जब आप कन्विंसिंग करने जाते हैं ना, तो बहुत सारे घराने ऐसे होते हैं जिनका आप जब डोर बेल करते हैं तो वो कहते हैं हम लोगों ने सोचा यही था कि जो पहले आएगा उसको वोट करेंगे। अच्छा। और ये मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा, नहीं, ऐसे लोगों ने सोचा होता है। और जिस आप देखेंगे जब इलेक्शन डे पे जिन जो कैंप्स के बाहर ढोल बज रहे थे, उसकी क्या वजह होती है? उसकी यही वजह होती है कि जो बंदा जो मतलब घर से तैयार नहीं हो गया है कि मैंने किसको वोट देना है, लेकिन कई दफा रश दे के भी वोट करता है। ऐसा भी होता है कि अब लोगों ने जब ट्रांसपोर्ट जब वो लेके आते हैं, मीत और उनके कारकुन जाते हैं वोटर को लेने के लिए, स्पेशल घर जाते हैं वोटर को लेने के लिए। मैं अगले सवाल पे आने लगा था कि देखिए एक वोटर तो वो हो गया ना कि जो मोहल्ले से बाहर निकलेगा, मेन सड़क पे गाड़ी खड़ी होगी, उसे पता है कि फलां पार्टी की गाड़ी है, वो उसमें बैठेगा वोट कास्ट करने चला जाएगा। अब आज़ाद उम्मीदवार, हमें तो थोड़ी देर पहले ये भी मालूम हुआ है कि गिरफ्तारियां होना शुरू हो गई हैं। हाँ, मतलब कुछ हुआ, ये रुका आज़ाद उम्मीदवारों की गिरफ्तारियां गिरफ्तार हो रहे हैं। तो अगर सुबह भी यही मामला रहे तो फिर खौफ से क्या टर्नओवर क्या होगा? वोटर और ज़्यादा खौफ ज़्यादा हो जाएगा, ये इससे टर्नआउट कम हो सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि वोटर को निकलना चाहिए, टर्नआउट ज़्यादा हो। अगर किसी के जहन में कोई धांधली का इम्कान है तो वो धांधली का इम्कान और कम या ख़त्म हो जाता है अगर टर्नआउट ज़्यादा हो जाए। तो ये टर्नआउट जो जिनके जहन में खौफ में ऐसा है, तो वो यकीनन 100% निकलना चाहिए घर से, वोट डालने जाएँ, ताकि वो अगर उनको खौफ है इस तरह का तो वो ख़त्म हो जाए या कम हो जाए। तो जितना ज़्यादा टर्नआउट होगा उतना ही ज़्यादा वो कैसे उतने इम्कानात भी कम हो जाते हैं, या जो ऐसा ये तो सुबह फैसला होगा ना अब वोटर किस तरीके से निकलेगा। क्योंकि एक मसला ये भी तो हो रहा है, हम एक मखसूस जमात की बात कर रहे हैं, अगर उन्होंने रैली निकाली या कुछ और उन्होंने करने की कोशिश की तो उनके लोगों को भी गिरफ्तार किया गया, कई दफ़ा जब भी कोशिश करते हैं तो सुबह इस खौफ से कोई निकल पाएगा। भाई इधर मैं एक और चीज़ ऐड करता चलूँ कि मेरे पास जो है वो कुछ खबरें हैं कि रात गए सुबह फजर के टाइम मखसूस जमातों के कैंप्स जो हैं वो लगने के लिए तैयार हैं। ठीक है, अभी आपको कहीं नहीं नज़र आ रहे होंगे, लेकिन एक स्ट्रेटजी है उनकी कि सुबह फजर के टाइम, मतलब कि उस टाइम जिस टाइम उखाड़े ना जा सकें या कोई मसला न किया, क्योंकि अवाम वोट के लिए आती है। आज़ाद उम्मीदवारों के कैंप हटा दिए जाएंगे? नहीं, मतलब होता है ना खतरा था, दिए जा रहे हैं अभी लगाने, अभी किसी ने लगाया नहीं कि तोड़ ना दिए जाए, लेकिन सुबह फजर के बाद बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग जो है मेरे पास खबरें हैं कि बहुत सारे उम्मीदवार हैं जिनकी तैयारियां हैं जो अपने पोलिंग स्टेशंस के बाहर अपने कैंप्स लगाएंगे। अब वो सुबह क्या होता है
किस तरीके से उनको डील किया जाता है वो हम सुबह देखें। अमूमन कैंप जो है वो तो रात को ही लगना शुरू सर हो जाते हैं अभी ना। आप तो यही है, अब उनकी बाकायदा strategy है। जो आपकी जो कैरेजेस हैं वो तैयार हैं, बाकायदा जो वैन्स हैं, पिकअप्स हैं, आप जाकर अगर आप बाहर देखें तो लाइनें लगी पड़ी हैं। मैं इस बात को आगे मजीद हम कंटिन्यू करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। नाज़रीन, ब्रेक का एक वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आते हैं और इसी इलेक्शन की जो हम लोग ट्रांसमिशन इस वक्त चला रहे हैं उसमें मजीद गुफ्तगू दोनों साहिबान से करते हैं और आप तक मजीद इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हैं। तमाम देखने वालों को वापस आने पर खुशामदीद कहते हैं। इलेक्शन को लेकर बातचीत चल रही है, कल फैसला होगा 8 फरवरी को कि इलेक्शन में कौन जीतेगा। ये सारी बातें कल 5 बजे के बाद या 6 बजे के बाद या रात को आप लोगों के सामने होगी। मैं बात कर रहा था मलिक यासीन साहब से। मलिक साहब, मैं आपसे बात कर रहा था ताताड़ साहब की। मैं क्या समझूं कि उनके दफ्तर वो पहुंचे हैं या दफ्तर हमला किया है? जिस वाले मामले ये बड़ा मज़े का खेस किस्म का एक वाक़या हुआ और बाद में फिर दोनों पार्टियां पछताई भी। वो वाक़या कुछ यूँ हुआ कि अचानक तारड़ साहब अपने साथियों और मसल्ला साथियों के हमरा आए मुसल्ला वहाँ और पीपल्स पार्टी का जो मंतखाबी दफ्तर है तो बिलावल भुट्टो साहब का, तो वहाँ आ गए। तो उन्हें ये इत्तला मिली कि वहाँ वोटों की खरीदो फरोख्त हो रही, कुछ लोगों को कुछ हलफ लिए जा रहे हैं। तो वहाँ जब वो पहुँचे तो उन्होंने आते ही सीधा ऐसे हमला कर दिया कि जैसे कोई उनके साथ पुलिस फोर्स कुछ भी नहीं था, लेकिन ऐसे लग रहा था कि जैसे कि पुलिस आ गई। अब वो एक दहशत सी फैल गई। तो अचानक उन्होंने जाके देखा कि वो कुरान पाक पढ़ा हुआ है, बाइबल पढ़ी हुई है, मुख्तलिफ उन्होंने जो मुक़द्दस किताबें थी वो पढ़ी हुई थी वो उठाई, कुछ जो शनाख्ती कार्ड कापियाँ पड़ी हुई थी वो ली और कुछ लैपटॉप वगैरह पकड़े। और यहाँ तक कि उनके 3 कारकुन कहा जो बैठे हुए थे कुर्सियों पे, उन्हें ये मतलब कह कर उठा लिया गया कि तुम ये खरीदो फरोख्त का धंधा कर रहे हो। 4 दीवारी पसमार करना नहीं। हाँ, वो जब एंटर होना ही गलत है, गैर कानूनी है। और एक सवाल है कि इतला कहाँ से पहुंची अगर ऐसा हो रहा है? चलो मैं मतलब उनके कहते हैं हमारे सोर्स ने बताया कि ये ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं था हम गए तो वही कुछ हो रहा था, उनका बकौल उनके यही कुछ हो रहा तो ऐसा नहीं था कि ये खबर इलेक्शन कमीशन को देनी चाहिए थी उन्हें? नहीं, उन्हें पुलिस की मदद लेनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन को राब्ता करते, ये जो आइन कहता है। लेकिन इसका मतलब खुद कानून को हाथ में ले लिया दूसरे लफ्ज़ों में। तो वो जब उठा के लेके जाके थाना कोट लखपत में जाके पुलिस उनके 3 जो बंदे लेके गए वहाँ जाके पुलिस के हवाले कर दिए। पुलिस ने भी नहीं कहा भी आप अपने तौर पर ये कैसे कर सकते हैं, खैर उन्होंने कर दिए जो भी करना था। तो उसके बाद जब पीपल्स पार्टी के बाद चला तो पीपल्स पार्टी भी उनके जो पहले तो जो कुछ जो रहनुमा थे बड़े गुस्से में आए, तो अपने उन कारकुनों को कहते जो मौके पर मौजूद थे कि ये वो मियाँ मिसबाह रहमान का दफ्तर था। हाँ जी बिल्कुल। तो वो उन्होंने कहा जी कि कुछ लोगों जो बड़े गुस्से वाले थे, उन्होंने कहा कि इनको तो मार के तो जो मर्जी कर लेते, क्योंकि आपके घर के अंदर टेरिटरी के अंदर आ गए थे, जो मर्जी जितना मर्जी मार लेते इनको। तो भाई एक चीज़ मैं भी ऐड करूँगा, अगर तारड़ साहब दफ्तर पे हमलावर होने जा रहे थे तो अपने हमायती को क्यों नहीं कहते जिन्होंने 2 महीने पहले वो 5-5 हज़ार के चेक देना शुरू किए फाउंडेशन? कौन से मायती हैं? आपको मैं बताता हूँ। वो ना मीटिंग एक वीडियो सामने आई हुई है, तो वो उन्होंने भी कहा जी खरीदो फरोख्त तो आप करते हैं, ये हमारे पास भी वीडियो है। तो इस तरह की वीडियो पिछले साल भी एक चली थी, खैर तो उसमें यह था कि मास्क पहने हुए हैं तो कोई शक्ल नज़र नहीं आ रही थी। तो ये तो खैर सारा ओपन था। जब ये तारड़ साहब आए थाने लेके तो उन्होंने जाके अपने सामने वीडियो बाकायदा बनवाई, ये देखो ये मुक़द्दस किताबें हैं और ये देखो ये शनाख्ती कार्ड, देखो मैं देखो ये 3 मुलज़म देखो जो मैंने पुलिस के हवाले किए बड़े। तो उन्होंने आके फिर थाने में पर्चा दर्ज करने के लिए पीपल्स पार्टी ने दरख्वास्त दी थी, मियाँ मिसबाह रहमान की तरफ से वो दरख्वास्त दी। तो इलेक्शन कमीशन को भी दोनों तरफ से दरख्वास्तें चली गई। तो इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी कर दिया दोनों पार्टियों को, में से मियाँ मिसबाह रहमान के भी जारी कर दिया और तो उसमें क्या भी कर दिया। तो वो हुआ ये कि फिर जब गए वहाँ तो इलेक्शन कमीशन ने इंक्वायरी की, उन्होंने दोनों जब हाजिर हुए कल तो उन्होंने कहा जी भी हमारे पास सारा मवाद है, दोनों के खिलाफ है। अच्छा। और दोनों को इसकी दोनों का एक दूसरे के खिलाफ मवाद था, दोनों के पास दोनों उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने कहा ना कि हमारे पास दोनों के खिलाफ जो है ना काफ़ी सबूत मिल गए हैं। तो ये यहाँ तक कि ये इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं इस हल्के में, उस हल्के में मुलतवी हो सकते हैं। तो क्या बना? तो फिर वो दोनों चौकन्ना हो गए। उन्होंने कहा इसका सिर्फ एक हाल है कि अपनी दरख्वास्त से वापस लो। फिर डरते हुए दोनों ने दरख्वास्तें वापस ली, सुलह की और आपस में बैठ के तय किया कि इंदा हमने इस तरह एक दूसरे पे नहीं इल्ज़ाम तराशी करनी या इस तरह नहीं चलना। फिर मतलब ये है कि वो एक बड़ा ऐसा माहौल बना जब देखने वाले हैरान हो गए कि पहले कहाँ इतनी गर्मा गर्मी
बिलावल से लेके नीचे तक वो सबके मजम्मती बयानात भी आ रहे हैं और नून लीग में भी आ रहे हैं। तो जब वो कहते हैं ना कि फिर वो जब सर पे पड़ी तो फिर उन्होंने उनको सुलह करनी पड़ी, फिर उन्होंने सोचा कि यार कहीं ये और ही ना गड़बड़ हो जाए। मतलब बिलावल साहब के लिए हल्का जितना कितना अहम है ये इस समझ लें कि मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो बिलावल साहब लाहौर से इलेक्शन लड़ना ही बड़ी अहमियत का हामिल रखता है, वरना लाहौर सेंट्रल पंजाब में तो बहुत पोजीशन कमज़ोर है, जनूबी पंजाब बड़ी अच्छी इनकी पोजीशन है, सेंट्रल पंजाब में काफ़ी कमज़ोर है। तो अब पार्टी की रिवाइवल तो दरकार है ना उन्हें। अब पंजाब में अगर कोई पार्टी नीचे चली जाए तो वो समझ लो वो इक़्तिदार से महरूम रह जाती है। तो पंजाब में और ख़ास तौर पर सेंट्रल पंजाब में और फिर स्पेशली लाहौर में, जो लाहौर में अगर वो ये सीट जीत जाते हैं, इसका मतलब है कि सेंट्रल पंजाब में पूरे जो है ना पीपल्स पार्टी रिवाइव कर गई बस उनकी। अच्छा, ये हल्के से भुट्टो साहब ने भी इलेक्शन लड़ा था, हाँ वो कामयाब हुए बिल्कुल इसी हल्के से। बेनज़ीर साहिबा ने भी लड़ा लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। नहीं वो सेंट्रल अंदरूनी से लड़ी थी वो, तो वहाँ से वो कामयाब हुई थी। ठीक है, तो इसमें हल्के को चुनना को खास मकसद पहले ये हल्का ने 128 का ऐलान किया था इन्होंने, तो बाद में जब पता चला कि बिलावल साहब ने को ज़रा ब्रीफ किया गया कि बीबी यहाँ से इलेक्शन लड़ी थी, बीबी ना जुल्फ़ार भुट्टो यहाँ इलेक्शन लड़े थे, वो जीते थे नाना उनके, तो यहाँ से लड़ना बेहतर। और प्लस ये था इसी हल्के से मियाँ असलम जब बाई इलेक्शन लड़े थे ना, मैं लाहौर के सदर, उन्होंने जब 35,000 वोट लिया, बड़ा वोट था उस वक्त, तो वो कहते पहले हम इतना वोट ले चुके हैं, ये हमारे पास इस हल्के में पहले इतना वोटर है, तो वो इस वजह से फिर उन्हें फैसला बदल के 127 में आना पड़ा। अच्छा, मतलब मैं आपसे भी सवाल करूँगा, लेकिन हमजा से भी करता हूँ, यही सवाल मैं आपसे बाद में करूंगा जो मैं हमजा से पूछूंगा। ये भी सुनने में आ रहा है कि एक मखसूस जमात के लिए ये कहा जा रहा है कि उसका नाम ना लिया जाए वोट कास्ट करने से पहले, किसी को बताया ना जाए कि मैं फलां पार्टी को वोट कास्ट करने जा रहा हूँ। कैंपेन चल रही है, ऐसा है कुछ? हाँ बिल्कुल, सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी वीडियोस देखने में सामने आई हैं जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो उस जमात का वोटर है वो जब भी वोट देने जाए तो ये ना बताया कि उसने किसको वोट देना है, और किसी और के कैंप में जाके पर्ची बनवाए और अंदर जाके सिर्फ जो है वो स्टैंप करे, और किसी को मतलब पुलिस ऑफिसर को या पोलिंग एजेंट को बिल्कुल भी ना बताए। मतलब वो पूछ सकते हैं, कोई पुलिस वाला या पोलिंग एजेंट पूछ सकता है आप किसको अंदर जाके वोट देंगे? उनका कहने का मतलब नहीं पूछ नहीं सकता, लेकिन ये हमजा की बात दुरुस्त है कि वो अगर ऐसा करेगा तो अगर फर्ज कर ये हालात उन्हें नजर आए ऐसे कि वो लोगों को उठाया जा रहा है कि पीटीआई के वोटर्स को उठाया जा रहा है, तो फिर वो बिल्कुल और मजीद खुफिया रखेंगे, अंदर जाकर अपनी मर्जी से वोट। अच्छा, इसमें दो चीज़ें आती भाई ऐड होती हैं। एक तो ये एस्पेक्ट है कि वाकई ही ऐसे हालात हैं, ठीक है, कुछ खबरें हैं कि सुबह हो सकता है, सोशल मीडिया की खबरों का भी पता नहीं चलता ना कि किस हद तक रियलिस्टिक है। लेकिन एक एस्पेक्ट ये भी है कि एक जमात जो पहले ही डरी हुई है उसको मजीद डराओ कि उसका वोटर ही बाहर ना आए। हाँ, लेकिन जमात की तो बात अलग हो गई ना। अगर हम वोटर की बात करते हैं तो फिर रैलियां तो निकली हैं, वही वाली बात हो, लेकिन उनको पकड़ने के डर से वो लोग अंदर चले गए, वापस नहीं आ सकते। उसको उतना डराओ कि वो बाहर ही ना आए। मतलब सब खवातीन को बड़ी कम टिकटें मिलती हैं, पीपल्स पार्टी के अंदर भी, बाकी जमातों के अंदर भी। इसमें क्या कहेंगे, मतलब मर्द ही हर जगह आगे आगे, खवातीन को वो ऐसे ट्रेंड से बन गया है कि शायद जैसे जो इलेक्शन है ना ये मर्दाना काम ही है। इलेक्शन कमीशन ने वैसे तो कोटा फिक्स किया हुआ है 5%। 5% हर पार्टी को जो टिकट है वो खवातीन को देने ज़रूरी है। लेकिन ये भी तो देखे ना, वोटर खवातीन है, उनकी 46% वोटर है, उनके वोट है उनकी, तो क्या उसके मुताबिक नहीं होने? चलो उनके मुताबिक नहीं भी करते भैया, आप कुछ थोड़ा बहुत कम तो कर लें, लेकिन यकदम 46 से नीचे आप आ रहे हैं 5% पे। 5% वो भी मतलब ऐसे इलाकों में टिकट दे दिए जाते हैं जहाँ जीतने का मर्द भी शायद ना जीत सके। मतलब मैं अगर देखता हूँ कि ये कुछ वैसे तो बड़े बड़े अच्छे भी जैसे हल्के हैं, जैसे मरियम नवाज़ है इस वक्त, यास्मीन राशिद है, रिहाना डार है, अपना क्या उसका नाम हालिया हमजा है, बड़ी अच्छी इलेक्शन कैंपेन उनकी जा रही है। लेकिन मैं ज़्यादातर की बात कर, ज़्यादातर ऐसे हल्कों में वो उनको टिकट दे दिया जाता है जहाँ जीतने के इम्कानात ही बहुत थोड़े। टिकटों की बात समझे, तो बात मेरे जहन में आगे दोबारा ना स्किप हो जाए, फिर हम उसको आगे कंटिन्यू कर देंगे। पीपल्स पार्टी ज़्यादातर नए लोगों को टिकटें दी हैं उन्होंने इस बार, क्या मतलब इनको बंदा मिलता नहीं पंजाब? ये खास तौर लाहौर में ऐसा ही होता है कि कुछ पुराने चेहरे होते हैं, ज़्यादातर फिर नए चेहरे होते हैं। क्योंकि पहले अब तो काफ़ी बेहतरीन पोजीशन होगी पीपल्स पार्टी। पहले सूरत हाल ये थी कि इनको अपना कैंडिडेट ही नहीं मिलते थे, ऐसा ही कई सीटें कई हल्के खाली रह जाते हैं, अभी भी चंद खाली रह गए हैं, लेकिन पहले से बहुत बेहतर। कल इनकी रैली निकली है मादरी मिल्लत रोड से लेके कोट लखपत से, तो मुख्तलिफ कॉलेज रोड, पिक रोड, मुख्तलिफ होते हुए कच्चा रोड पर, जे रोड पर जाके मियाँ मिसबा रहमान के ऑफिस में ख़त्म हुए। 6 घंटों की रैली थी वो। अच्छा। और बड़ी कामयाब तरीन रैली थी वो, बड़ा पता लगता था कि रैली जा रही है एक बड़े आदमी की। अच्छा, खुर्शीद साहब जो हैं, मैं सुना उन्होंने कहा था कि जितने आज़ाद उम्मीदवार होंगे ना
उन्हें हम साथ लेंगे पीपल्स पार्टी में और हुकूमत बनाएंगे। हाँ, खुर्शीद कुसरी साहब इसमें अपने लोगों पे दबाव नहीं जितने ये और भी रहनुमा उनके कह चुके हुए हैं। ज़ात से जब मतलब लेते हैं तो वो पीटीआई के उम्मीदवार होते हैं जो ज़ात हैं इस वक्त, वो उनका मतलब ये है कि हम उनको साथ लेंगे। अब अगर पीटीआई का कोई वाकई संजीदा किस्म का जब बड़ा कटर उनका उम्मीदवार जीत जाता है तो वो फिर अगर उनके पास ऑप्शन होते हैं तो फिर वो नून लीग के पास कम ही जाने का उसका चांस है। अच्छा, वो पीपल्स पार्टी के साथ जाने का ज़्यादा इम्कान है उसका। बस आपको इंटरप्ट किया था मैंने, मुझे बात की याद आई कि हमने ये सुना है ज़राए के मुताबिक, ज़राए होते हैं ना हमारे तो मुख्तलिफ जगह से, वो सुना है कि जी जो पीपल्स पार्टी है वो पीटीआई के नाम पर वोट मांग रही है लोगों से, ऐसा है? नहीं, वो इस सेंस में कहते हैं कि भाई अगर आप वोट देंगे नून लीग को ज़ाया होगा उनके बकौल, अगर आप पीटीआई को देंगे उनका वैसे ही ज़ेर ताब है तो वो उम्मीदवार जीतेगा नहीं, जब उनको भी देंगे तो उधर नून लीग तो वैसे ही कहते हैं उनके खिलाफ है और पीटीआई के उम्मीदवार वैसे नहीं जीतना उनके बकौल, तो फिर बेहतर है ज़ाया ना करे, सारा ज़ाया होगा तो बेहतर है कि आप पीपल्स पार्टी को दे दें। ये उनकी प्ली है, ये लॉजिक मंतक रखते हैं वो। अच्छा, यही बात जमात इस्लामी के बारे में भी सुनी है, आप क्या कहेंगे हमजा इस बारे में? नहीं, जमात इस्लामी देखे, जमात इस्लामी का ज़ाया करने वाला तो मैंने अभी तक नहीं देखा, लेकिन उनका ये ज़रूर मंशूर है और ये उनकी ज़रूर मुहिम चली है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि सबको देख चुके हैं, एक बारी जो है वो अब हमारी भी बनती है और तराजू जो है जमात इस्लामी का जो निशान है उस पर मोहर लगा के एतमाद जो है वो जाहिर करें। ये चीज़ मेरे सुनने में नहीं आई कि उन्होंने मुख्तलिफ पार्टियों का नाम पर वोट किया हो। अच्छा देखें, एक उम्मीदवार की पहचान निशान होती है, जैसा कि आपने बात की है, अब सबको अलग अलग निशान मिले हुए हैं। मतलब जब तक उन्हें निशानों का पता चलेगा, आपको नहीं लगता कि वक्त भी बहुत ज़्यादा होगा, कैंपिंग ढूंढने बड़ी प्रॉब्लम रह जाएगी, हर वोटर के लिए मुसीबत बनने वाली है? कई ऐसे वोटर हैं जो अगर घर से अगर निकलता वोट डालने के लिए, जिनको तो उनको पता है या नून लीग का या पीटीआई या पीपल्स पार्टी, अब जब पीटीआई का खास तौर पर निकलेगा तो उन्हें नहीं पता होगा ना कि उम्मीदवार कौन है। ऐसा ही है, मतलब ज़्यादातर लोगों को वैसे पता, उन्होंने ऐसी इलेक्शन सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाई हुई है ना, जो ज़रा इंटरेस्ट रखता है ना इसमें सोशल मीडिया में, तो उनको पता चल चुका हुआ है। अच्छा, इसके साथ एक बात जुड़ती है। हाँ, मुझे याद है 2018 की, मैं तो 18 के इलेक्शन की बात करूंगा ना, उससे पहले के इलेक्शन की भी बात कर लेते हैं। हाँ, लोगों को रात को घर में पर्चियां आ जाया करती थी कि भाईजान आपके वोट इतने हैं, ये पर्चियां इस बार अभी मुझे पता चला कि मेरे घर भी आए हैं अभी। अच्छा, वरना 2 दिन पहले 3 दिन पहले आ जाते थे। कितने इलाकों में भी तो नहीं पहुंचे हैं। हाँ, अभी भी सारी रात उन्होंने यही काम करना है। वोटरों ने अपना कैंडिडेट्स ने जो अपनी टीमें तश्कील दी हुई हैं, आप सारी रात वो यही करेंगे कि लोग घरों में पर्चियाँ फेंकेंगे, तो वो पर्ची से बड़ा पता चलता है। तो जब वो पर्ची उनके घर के अंदर जाएगी तो फिर हो सकता है कि उन्होंने पर्ची के ऊपर कोई मेंशन किया है कि ये उन्होंने उसके ऊपर तस्वीर बना लेते हैं अपने कायद की, अपने लीडर की, बानी पीटीआई की। मतलब कितने लोग पढ़े लिखे नहीं हैं पाकिस्तान के अंदर। अब जो हम लाहौर की बात करें, हाँ, लाहौर के साथ वाले इलाकों में चले हैं, हम ये बात आपके लिए मेजॉरिटी का लफ्ज यूज करें, मेजॉरिटी कह लें, एक बड़ी तादाद कह लें पढ़ी लिखी नहीं है, वो लोग सिर्फ निशान पर चलते हैं। बिल्कुल, मतलब बाबे, मैंने अपने शोबे बाबा जी से, बाबा जी किन्हों वोट देना, शोबे तो पूछा करते हैं, तो निशान का नाम लिया, निशान बोला पाइन में उन्होंने वोट देना, इलाके के उम्मीदवार का पता ही नहीं है। देखें, वोट कास्ट तो जमात को किया जा रहा है, उसके कायद को किया जा रहा है, नीचे उनके नुमाइंदे हैं, लोगों को यही मालूम नहीं है कि ये नुमाइंदा हमारे आगे चलकर काम आएगा कि नहीं आएगा, वो सिर्फ निशान को वोट देने। बस अब ये कॉन्सेप्ट कब चेंज होगा, क्या लगता है आपको? नहीं, ये भी खैर हर मुल्क ये मुश्किल पेश हर मुल्क में होता है, लेकिन ये यार वाकई मुश्किल है इस वक्त। तो यानी मकसद क्या था, एक पार्टी को उसके इंतखाबी निशान से महरूम करने का, यही मकसद पूरा हो गया ना। 127 की मैं दोबारा आ जाता हूँ, वापस आ जाता हूँ बिलावल साहब के ऊपर, दोबारा वापस आ जाता हूँ। ये बिलावल साहब की भी डिबेट में है कि जी वज़ीर आज़म मैं बनूंगा, आप मुझे वज़ीर आज़म बनाएं, वही 300 वाली बात आ गई, वो कई लाखों घर आ गए, घर दिए जाएंगे। फिर वहाँ पर यही बात आती है, वादों की बात आती है, उसी लॉलीपॉप की बात आती है कि मैं आपकी बात करूँगा, आप किस तरीके से समझते हैं कि बिलावल साहब को वज़ीर आज़म होना चाहिए, ये पॉइंट्स उस बंदे के अंदर अच्छे हैं, आप इस पर बताएं। नहीं, इसमें कोई शक नहीं, वो बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, बड़ा, आप तो उससे मच्योर सियासतदान कहना चाहिए। मच्योर पहले थोड़ा सा था बचपना, बल्कि अभी भी वो कहता है लोग मुझे समझे, लेकिन मैं वो अब बच्चा नहीं हूँ, अब मैं मच्योर सियासतदान हूँ। वाकई वो मच्योर सियासतदान है, वो उसकी गुफ्तगू से बड़ी बेहतरीन गुफ्तगू करने वाला शख्स है वो। तो अब वो ये जैसे उनकी वैसी सी का इजलास हुआ पार्टी का, तो उसमें उन्होंने जब उम्मीदवार नामजद कर दिया, पार्टी ने आसिफ जरदारी ने फ्री हैंड देते हुए उनके अपनी पार्टी की तरफ से वज़ीर आज़म का उम्मीदवार नामजद किया, तो वो उसके बाद वो माहौल ही चेंज हो गया, वो बड़ा संजीदा शख्स हो गया। जो बदलाव आपने देखा है? हाँ, अच्छा, मुझे वापस आता, मैं हमजा से पूछना चाहता हूँ यार, हमजा ये भी पता चला आपके वोट बहुत मुख्तलिफ इलाकों में तकसीम हो गए भाई मेरा,
सर मैं दूर जाना जो होता है ना वो हमारे लिए फिर जराए डालने पड़ते हैं मेरे अपने घर के। अच्छा, एक जो वोट है वो गड़ीशऊ में, और दूसरा जो 2 वोट है मेरे घर के वो बंद रोड पे है, और रिहाइश हमारी 40 साल से एक ही जगह पे है। वो कभी नहीं बदली। पिछले इलेक्शन में भी हुआ था। अच्छा, नहीं, पिछले इलेक्शन में अक्सर इलेक्शन में होता है ये कि वोट एक ही घर के होते हैं, तकसीम हो जाते हैं। तो अब वो मौका तो देते हैं, वो टाइम देते हैं कि ये फ़ोन नंबर है और ये इस तरीके से ऑफिस में आया, अगर कोई आपको प्रॉब्लम है इलेक्शन अपने पहले वो इतना कौन करे कि पहले पता करे कि मेरा वोट कहाँ है, इतना टाइम नहीं होता, ये जहमत नहीं करते, फिर एंड टाइम पता चलता है एक का तो इधर, एक का दूसरे 10 मिनट होने की वजह इलाके में। मतलब ऐसा क्यों होता है? ऐसे जब मुख्तलिफ जब हल्का बंदियाँ, इस बार तो हल्का बंदियाँ हुई हैं ना, तो वो जब हल्का बंदियाँ होती हैं तो वो उसमें ज़ाहिर है वो नई मरदमशुमारी के मुताबिक जब वोटर बने, वोटर लिस्टें बनी, तो वो इतना मतलब इतना तो मतलब ये गलतियाँ हैं, ये इंसानी गलतियाँ हैं ना, हो जाती हैं। तो अगर इस तरह की गलतियाँ होती नहीं फिर तो हम समझते हैं कहीं बड़ी जगह गलतियाँ हो सकती हैं, गलतियाँ हो सकती हैं कि इंसान गलती का पतला है, तो ये इन चीज़ों से पता चलता है। लेकिन ये जब वक्त देते हैं उस वक्त हम लोग सोए होते हैं, सीधी सी बात है। हम नहीं करते। हमजा ने बताया कि मेरे घर के 2 वोट कहीं और के हैं, तो अब वो बेचारे वहाँ और एक अरसा से वहाँ रह भी रहे हैं, क्यों वो तकसीम होने नहीं चाहिए, वो जाने नहीं चाहिए, उसी वोट कास्ट करने जिस इलाके में हुआ। सर देखिए, हम वोट तो डालना है ना, वोट एक वो हक है जो आपको 5 साल बाद मिलता है। आपने एक ही बंदा चूज करना होता है, वो अब 5 साल बाद दोबारा आना है, तो एक ही वक्त मौका उसको क्यों ज़ाया करना है? कम से कम वोट कास्ट करना लाजमी है, वो होना चाहिए। लेकिन आसानियाँ तो ये होनी चाहिए थी ना यार, कि हम लोग वहाँ तक पहुँच जाते, घर के करीब जो बूथ है। अच्छा, बूथों को लेकर बात कर लेते हैं। जितने बूथ हैं लाहौर के अंदर बताए जा रहे हैं, बड़े हसास बूथ, बड़े बहुत ज़्यादा हैं, हाईली सेंसिटिव भी हैं। मतलब वो इस बार चूँकि बताया नहीं जा रहा, खुफिया रखा जा रहा है, लेकिन वाकई कुछ खतरात हैं अभी। तो वो कैसे खतरात मतलब कैसे? मतलब जो एजेंसियाँ हैं ना वो उनके मुताबिक, लेकिन हमारी भारी नफरी पुलिस की, मतलब आप भी देख के आप इस बार सारा दिन घूमते रहे हैं, हमारी फौज की, रेंजर्स की प्रूफ इंतजाम हैं, इसमें कोई शक नहीं। हमारी पुलिस, हमारी सेंसिटिव हसासदारों के जो नौजवान हैं, पूरा उन्होंने पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरा फुल प्रूफ उन्होंने बनाया हुआ है। तो उम्मीद तो नहीं है ऐसा, लेकिन एक सोशल मीडिया पे या इस तरह को एजेंसियों की तरफ से आता है, तो वो मेरा नहीं ख्याल के, और ये हर इलेक्शन में होता है। अच्छा, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जानिब से सुनने में आ रहा है कि जो उन्होंने भरपूर हमायत कर दी। किसने? प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन। अच्छा, नहीं, वो एसोसिएशन से करती रहती है ना, वो आप एसोसिएशन ने कर दिया तो उसके अगर कोई फ़र्ज़ करो कोई 50 या 200 के मेम्बरान है, तो ज़रूरी नहीं कि अपने एसोसिएशन के कहने पे जाएंगे वो। लेकिन ये एक हर पार्टी की कोशिश होती है कि मुख्तलिफ एसोसिएशन की तरफ से अपने हक़ में ऐलान कराया जाए। जैसे बिलावल भुट्टो ने भी बड़े डॉक्टरों के और वकला के और सारे, बल्कि यहाँ तक कि अवामी पार्टी, पाकिस्तान अवामी पार्टी के दफ्तर में चले गए थे वो। अच्छा तो भाई, मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करूँ, जो सिक्योरिटी सूरत हाल की बात करें, उसमें सिर्फ अल्लाह ना करे कोई मामलात दूसरे नहीं है, उसमें एक चीज़ और बहुत ऐड हो रही है कि जो सूरत हाल बनी हुई है इस टाइम, हर कोई डरा हुआ है या हर कोई बहुत बहादुर है। तो जो कल सूरत हाल बनेगी, अगर एक पार्टी की जो है वोटिंग ज़्यादा होती है, दूसरी पर हम देखते आए हैं इलेक्शन में वो छोटे छोटे पोलिंग स्टेशन पे झगड़े, लेकिन इस दफ़ा क्योंकि मामलात एक इतने कशीदा चलते आ रहे हैं, तो वो कशीदगी ना इख्तियार कर जाएं। एक ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है पुलिस की नफरी को ज़्यादा करने का। तो वो अब कल देखेंगे कि वोटिंग किस तरीके से होती है, पुरअमन होती है, या उसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है। लेकिन जो मैं भी सूरत हाल देखे आया हूँ, उस हिसाब से जो पिछले 2018 के इलेक्शन थे, उधर जो पोलिंग बूथ के बाहर हमने सिक्योरिटी वो बड़ी याद है, 1-2 पुलिस वाले थे, यहाँ पर 2-4 पाक फौज के जवान जो बाहर खड़े थे। लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है कि इस दफ़ा जो है एक पोलिंग बूथ के बाहर तकरीबन 10 से 15 पुलिस अफसर तो मौजूद हो। इन चीज़ों का ना पता चलता है मीडिया से। जब अगले दिन पूरा लोग उठेंगे, मीडिया खोलते हैं ना, अपने TV चैनल देखते हैं, तो उसमें उनको अंदाज़ा हो जाता है कि इस वक्त ये सूरत हाल क्या है, वो किस हद तक महफूज हैं। आगे जो मतलब मीडिया ट्रेंड बनाता है, बिल्कुल ऐसे मीडिया ट्रेंड बना देता है कि बिल्कुल महफूज है जी, कुछ नहीं हो रहा, फिर लोग धड़ाधड़ निकलना शुरू करते हैं। मतलब हवा मीडिया नहीं देनी, हवा मीडिया अगर खुदा न खास्ता गिरफ्तारियाँ होती हैं, कोई ऐसी कोई और नुकसान होने का अंदेशा आता है, तो अगर मीडिया उसमें बताना शुरू कर देगा तो फिर लोग घरों से नहीं निकलेंगे। अच्छा, मतलब मैं जमात इस्लामी की बात नहीं करूँगा, लेकिन पीपल्स पार्टी की बात करता हूँ, बाकी जमात की बात करता हूँ। एक SOP तय की है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि आप इलेक्शन में सिर्फ इतना खर्चा करेंगे, फिक्स कर दिया गया। नहीं, कोई तो हर इलेक्शन में होता है, कभी एक कोई ज़िंदगी में मैंने ऐसा इलेक्शन नहीं देखा जिसमें उसके मुताबिक हर इस वक्त हर उम्मीदवार करोड़ों पीपी के उम्मीदवार जो है ना, सूबाई जो उम्मीदवार हैं, वो इस वक्त करोड़ों में चले गए हैं। तो NA के जो कौमी असम्बली के, तो आप अंदाज़ा लगा रहे
कितने ज़्यादा इलेक्शन उन्होंने जो खर्चा कितना ज़्यादा कर लिया होगा। यहाँ तक कि मैं उम्मीदवार का नाम नहीं बताता कि उनके मुताबिक पता चला है कि उनके तो जो चेक हैं वो लोगों को कैश कराने के लिए बैंकों में लाइनों में लगना पड़ रहा है। अच्छा, ऐसे भी है। ये बात मैंने बहुत पहले की थी, प्रोग्राम के बड़े आखिर वाले हिस्से में आई है वापस। देख ले। ठीक है, मैं बात गलती कर रहा था। तो वो अब देखो मैं इस लफ्ज़ मुबैना इस्तेमाल करता हूँ, तो इसलिए मैं नाम नहीं उसका इस्तेमाल कर रहा। तो कुछ ऐसे भी हैं कि अगर फ़र्ज़ करो किसी के हल्के में पता चला जी इतने स्कूलों में तो जनाब पीने का पानी साफ मैसर नहीं है, तो फौरी तौर पर उन्होंने फिल्टर प्लांट लगा दिए। बिल्कुल ऐसे ही है। पहले गैस से पाइपलाइन ये उन्होंने वादा नहीं किया, वादा नहीं उन्होंने किया, उन्होंने कहा ये लगा देते हैं। किसी के कोई सोलह लगने वाला है, किसी को वो स्कूल में कोई मसला है फिर निश्चित नहीं है, तो वो फौरी तौर पे वो कर रहे हैं, मौके पे कर। ऐसे भी वो कितना खर्चा हुआ हो, कितना खर्चा होता है अंदाजा लगा। अच्छा भला खर्चा, देखिए वो मौके की बातें हैं। हाँ, वो मौके की तो चीजें, ये मतलब 5 साल बाद हम पता ही नहीं ज़्यादा नहीं चला कर कि- रहे। एक ये चीज़- इलेक्शन एक कमीशन चीज़- का काम है कि वो जाके चेक करे। हाँ जी, ये इलेक्शन कमीशन का काम इसमें है। इलेक्शन और में इलेक्शन चेक नहीं कमीशन कर में हर बार हर इलेक्शन में वो आंखें बंद कर लेता है। वो ये नहीं देखता कि ये तो हाथ से कई गुना ज्यादा ये क्रॉस कर गए। मतलब इस बार तो हमने देखा बड़े नोटिस किए हैं उन्होंने, इस बार तो जाके में नहीं, वो ज़ाब्ता खिलाफ की और चीज़ थी। अच्छा। जब ये इलेक्शन हो जाए उसके बाद चेक करें किसी ने कितना आपने- खर्चा किया। हाँ, ये आपने एक चीज स्टार्टिंग में की कि आप जमात इस्लामी की बात नहीं करते। अब मैं जमात इस्लामी की बात करता हूँ। आप ये देखें, अगर इनसे इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड मांगता है तो जमात इस्लामी तो ऑडिट शुदा रिकॉर्ड देता है हर इलेक्शन के बाद। तो क्या ये दे सकते हैं ऑडिट शुदा रिकॉर्ड? नुमाइंदगी होगी। मतलब साहब यहाँ पे एक और सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है। देखिए इतने हम लोग आगे आ चुके हैं, 76 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, जिद्दत का दौर है, हम ये बायोमेट्रिक की तरफ क्यों नहीं चले जाते? आज वो परचेज सिस्टम अच्छा, पिछले इलेक्शन में 2018 के इलेक्शन में इन्होंने कहा जी आरटीएस बैठ गया। अच्छा भाई इस वक्त तो आरटीएस आपके पास है ना, अगर आप जिद्दत में जाएं उस आरटीएस को आप मजीद उसमें जिद्दत लाएं, जो कमियां हैं जो आपके नज़दीक समझते हैं कि आप इस तरीके से आरटीएस बैठता है उसको निकालें उसमें से। तो क्यों नहीं, इंडिया के कई हल्कों में इस तरह होता है, हो रहा है बिल्कुल। तो आप क्यों नहीं करते भाई? आप नहीं तो किसी और साहब का जो हुकूमत थी उन्होंने इस पर कोशिश नहीं की थी? साहब हुकूमत ने दिया ना आरटीएस, उसने आरटीएस दिया, इन्होंने कहा जी वो नहीं ठीक वो बैठ गया तो ये हो गया। तो चलो अगर बैठ गया है तो भी आप अपने तौर पे नया आरटीएस उसी नया को नाम रख लें कि उसमें कुछ नया कोई वर्जन उसमें इंस्टॉल कर लें, तो ताकि किसी को कोई शक ना हो। क्योंकि वक्त एंड होने पे आगे आखिरी सवाल ही करूँगा आपसे भी, हमजा से भी यही रहेगा। टर्न आउट क्या देखते हैं आप? मैं समझता हूँ कि टर्न आउट जो है ना वो फिर दोबारा वही बात आ जाती है कि लोग डिपेंड करते हैं कि कौन सा जो उम्मीदवार है ज़्यादा से ज़्यादा अपने वोटरों को बाहर निकालने में कामयाब होता है, बेशक ट्रांसपोर्ट हो या जो भी ज़राए हो। जो ज़्यादा उम्मीदवार ले आएगा उसके हल्के में समझ लो उसके जीतने के मकान टर्न आउट बढ़ गया, और टर्न आउट इस वक्त बढ़ना चाहिए। पिछली दफ़ा 51% था 2018 में, और वो इस वक्त बढ़ना चाहिए, बढ़ना बहुत ज़रूरी है इस वक्त। और मुझे यकीन है कि हालात ठीक होंगे और टर्न आउट कल जो है ना वो पहले की निस्बत बहुत बेहतर होगा। आपके मैं मलिक साहब मेरे बहुत सीनियर है, पर मैं मेरे भी सीनियर है भाई, राय से जो है वो एग्री नहीं करता, क्योंकि उसकी वजह ये है। अच्छा, सलाम आ गया मलिक साहब। सुबह जो इलेक्शन जब वोटिंग शुरू होती है तब बहुत एक बड़ी तादाद है जिनको बसों में भर भर के लेके जाया जाता है। ऐसा ही है। तो एक इस टाइम आपकी जो सबसे बड़ी जमात, जो कहने के मुताबिक सबसे बड़ी जमात है, जब उसकी गाड़ियां नहीं लगेंगी तो उसके वोटर को आप कैसे निकालेंगे? और ये दुख की बात है इस कौम के लिए कि कल भी मेरी नज़र में वोटिंग करने के लिए कोई खुद से नहीं जाएगा जब तक उनके दरवाजे पे पिकअप, बस, चिंची रिक्शा या फिर कोई छोटा रिक्शा नहीं लगेगा। जब कोई सवारी जाती लेने के लिए, वोटर को लेने के लिए जाती है, उसका मतलब ये नहीं होता कि भाई इसमें पीटीआई के नहीं बैठेंगे, जैसे इसमें पीपल्स पार्टी के नहीं बैठे, जैसे नून लीग के बैठेंगे, वो तो भर के ले आए ना। अब वो भर के ले, और खास अब जैसे इन्होंने बताया कि बताना नहीं कि उम्मीदवार कहाँ का है, तो वो तो मौका उनको ट्रांसफर मुफ्त की मिल रही है, जिसको वही जाके वोट डालें। मैं ये बात कर रहा हूँ, अगलों को तो ये भी नहीं ना पता होता हमारा बूथ कौन सा है, तो मुतलका जो लोग होते हैं या हुकूमती जो पार्टी के जो लोग होते हैं जहाँ वोट कास्ट और इस इन इलेक्शन में मर्दमशुमारी के बाद जो नौजवान का वोटर बना भारी अक्सरियत में नया खास है, वो तो बड़े चार्ज है, वो तो कहते हैं हम हर सूरत में वोट डालेंगे। और वो वोट वही तो सारा उन्होंने तो गेम पलट रही सारी, वही तो सारे इस वक्त उनकी उम्मीदें सारी। मतलब देखें ना, ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा, हाँ ये भी बर्दाश्त करना पड़ता है, नाश्ता, दोपहर रात की रोटी, भाई ये तो वही कर सकते हैं जो फोर्ड कर सकते हैं, दूसरा बंदा तो नहीं कर सकता ना, जो फोर्ड ही नहीं कर सकता वो कैसे करेगा। बस अब यहाँ पे हम लोग अभी एंड करते हैं, उसके बाद दोबारा गुफ्तगू होगी जब फिर से मुलाकात होती है। मलिक यासिन साहब का बहुत शुक्रिया, हमजा खुर्शीद का बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे। इलेक्शन ट्रांसमिशन बिल्कुल जारी है, अभी तक के लिए यही सारी अपडेट्स आपके सामने हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी, अगर ज़िंदगी रही तो। कल फैसला होगा वोट किसको कास्ट होगा, किसको कास्ट किया,
जाएगा। फ़िलहाल मोहम्मद आतिफ भट्टी को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।